हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के गुण या इसके दोष, जिसे हम महत्व भी कहते हैं और दोष को हम सीमाएं, बाधा या कठिनाई भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग, ये सब क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण। ठीक है, तो जब हम एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग का अध्ययन करते हैं, जब हम एक परिवार, एक उद्योग, एक फर्म का अध्ययन करते हैं और ये जानते हैं कि एक फर्म, एक उद्योग, एक परिवार द्वारा कितना उत्पादन किया गया, कितना उपभोग किया गया, कितना वितरण, कितना विनिमय, कितना राजस्व, ये सारे काम किए गए और अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा, इन सब का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है, कुछ पॉइंट से हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके गुण, इसके महत्व को जानेंगे, जिसे हम लाभ भी कहते हैं, फिर हम इसके दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट इसके महत्व का बताया गया कि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली, कि अर्थव्यवस्था में कार्य कैसे होता है। अगर आपको अर्थव्यवस्था की किसी एक बात का भी पता लगाना है, अगर आपको अर्थव्यवस्था की किसी एक बात का भी पता लगाना है कि हमारे यहाँ पे गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, या सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादित किया जाता है, हमको सालाना गन्ना उत्पादक से कितना पैसा, सालाना मतलब प्रतिवर्ष कितना पैसा प्राप्त हो जाता है, उत्पादक की दृष्टि से, गन्ना उत्पादक की दृष्टि से हम कौन से नंबर पर है, तो इस सब बात का अध्ययन करने के लिए हमें छोटे से ही शुरुआत करनी होगी, वही ना। तो ये बोला है कि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा ही लिया जाता है। तो देखो क्या लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे अधिक महत्व यह है कि इसमें हम स्वतंत्र निजी उद्यम अर्थशास्त्र के कार्यचलन को भली प्रकार से समझ सकते हैं, जो एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये बता रहा है कि हमको अर्थव्यवस्था की किसी एक बात का पता लगाना है तो उसका पता हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से भी लगा सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार के उद्योग की जानकारी है, चाहे सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे गन्ना उद्योग हो, चाहे कौन सा भी उद्योग हो, अगर उसकी जानकारी लेनी है तो हम एक उद्योग से ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक उद्योग इतना उत्पादन कर रही है तो हमारे देश में कुल इतने उद्योग है तो इससे इतना उत्पादन हो रहा होगा। लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो संचालित किए जाने वाले उद्योग का एवरेज हमने किसके आधार पर लगाया, एक के आधार पर। तो पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। सेकंड देखो, आर्थिक नीतियों का सुझाव। इसमें क्या लिखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तविक होने के साथ साथ आदर्शवादी भी होता है। वास्तविक का मतलब होता है कि हमें भूत, भविष्य, वर्तमान, भूतकाल में क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्यकाल में क्या स्थिति हो जाएगी, इसकी जानकारी देने के साथ साथ वास्तविकता मतलब आदर्शवादी भी है कि यह हमें विचार भी बताता है, क्योंकि यह उन नीतियों का भी सुझाव देता है जिससे व्यक्ति की संतुष्टि को अधिकतम किया जा सके। मतलब ये हमें बता रहा है कि एक व्यक्ति के पास जो संसाधन है उससे वो इस लेवल का काम कर रहा है, अगर उसको और संसाधन उपलब्ध करा दिया जाए तो वो कौन से लेवल पर पहुंच जाए। आया समझ में? आर्थिक नीतियों का सुझाव। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग का अध्ययन करके ये जान सकते हैं कि अगर उसके पास जो संसाधन है, उस संसाधन से अगर वो जो उत्पादन कर रहा है, जो उपभोग कर रहा है, उन संसाधनों की मात्रा को बढ़ा दिया जाए या उसको कुछ सुविधा दे दी जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर है अगला यहाँ पर आर्थिक कल्याण। लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है, एक एक करके या सभी को साथ लेके। तो ये बता रहा है कि अगर आप एक फर्म, एक परिवार, एक उद्योग का भी अध्ययन करते हो तो उससे आर्थिक कल्याण में सहायता होती है, हर एक चीज़ की आपको कमी पता चलती है। आर्थिक कल्याण, यह हमें आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि
जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन से, जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन करने से हमें कौन सी बातें जाननी है और उनमें कौन सा सुधार करके हमारे देश में जन कल्याण करना है, आर्थिक कल्याण करना है। तो बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी के अध्ययन से ही देश का आर्थिक कल्याण हो, एक एक का अध्ययन करके भी देश का कल्याण हो सकता है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं जैसे व्यापार शेष, असंतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को समझा जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का भी तो योगदान होता है। तो बोल रहा है कि हमारे देश में जो भुगतान संतुलन, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो विदेशी विनिमय दर है, मतलब कि जो हमारी करेंसी की रेट जो बदलती रहती है, मतलब जैसे जो डॉलर की रेट बदलती है ना, विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है एक देश की करेंसी के लिए दूसरा देश कितना मूल्य दे सकता है। जैसे डॉलर, ठीक है, अभी डॉलर की रेट 72 से 75 के बीच चल रही है, तो हमें $1 खरीदने के लिए, अमेरिका की $1 खरीदने के लिए 72 से 75 रुपीज़ पे करना होगा। तो वो होता है विदेशी विनिमय दर। तो यहाँ बताया गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हम बोल रहे हैं कि छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है, तो छोटे पैमाने पर अध्ययन करने का अर्थ ये नहीं है कि हम देश विदेश की समस्याओं को जान नहीं सकते हैं। देश विदेश में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से जान सकते हैं। एंड लास्ट इसने बताया है प्रबंध संबंधी निर्णय, कि व्यावसायिक फर्में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग प्रबंध संबंधी निर्णय लेने के लिए करती है। इस संबंध में लागतों तथा मांगों के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियों का बहुत महत्व है। प्रबंध संबंधी मतलब मैनेजमेंट, ये देखा जाता है कि एक परिवार या एक उद्योग, एक फर्म जब इतने लेवल का काम कर रहा है, जैसे कि एक क्षेत्र में, जैसे अपन बोले कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हम कौन सा भी स्टेट ले सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ हम माने कि जैसे कि एक उद्योग का हमने अध्ययन किया है ना, और पता लगा है कि ये उद्योग इतना उत्पादन कर लेता है, तो हम क्या सोचेंगे या हम क्या नीति बना सकते हैं कि अगर इस जगह एक उद्योग के जरिए इतना पैसा कमाया जा सकता है, तो हम इस क्षेत्र में अनेक उद्योग की स्थापना करेंगे तो देश को कितनी आय प्राप्त होगी। तो यही बोल रहा है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाए, देश के लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाए, इस बात की प्लानिंग, इस बात का मैनेजमेंट भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से लगाया जा सकता है। तो आया समझ में, हमने जाना व्यष्टि अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है, आर्थिक नीतियों का सुझाव दिया जा सकता है, आर्थिक कल्याण के काम किए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक व्यक्ति का क्या सहयोग है, एक उद्योग का क्या सहयोग है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और देश के लिए कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, इस बात का भी अंदाजा लगाया जाता है या प्लानिंग की जाती है। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं मतलब इसके दोष, जिसे हम कठिनाई या बाधाएं भी कहते हैं। तो पहली बताई गई है, इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं होता, इसका सीमित प्रयोग होता है, यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का इसमें हल नहीं है। तो इन सब की डिटेल से हम इन हेडिंग को अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हेडिंग लिखने से हमें नंबर नहीं मिलेंगे, हमें ये जो हेडिंग है, जो पॉइंट्स है, इनकी डिटेल को भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट लिखा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं। अब क्यों अध्ययन नहीं है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है। 10 बच्चे हैं, एक बच्चों को पढ़ाऊंगी तो भी 10 ही को पढ़ा दिया, और 10 को एक साथ पढ़ाऊंगी तो भी क्या हो गया, 10 ही बच्चों को पढ़ा दिया। तो इसने ऐसा क्यों लिखा, जानते हैं। इसने लिखा व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता। मतलब ये हमें कह रहा है कि इसमें आप एक व्यक्ति के आधार पर सभी के लिए निर्णय नहीं ले सकते हो। एक व्यक्ति के लिए जो बात सही है वो सभी अर्थव्यवस्था के लिए, सभी लोगों के लिए सही नहीं हो सकती है।
इसलिए इसने बोला कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकता। एक बार फिर देखो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता। यह समूहों के रूप में अध्ययन नहीं करता, इसलिए इससे हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पता नहीं लगता। कहने का मतलब है कि एक बात जो किसी व्यक्ति पर लागू होती है वह सभी के लिए हम नहीं कह सकते। हम मान सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अच्छे संसाधन है, अच्छे रिसोर्सेस है, तो हम ये नहीं कहते कि गुजरात, छत्तीसगढ़ या राजस्थान ऐसे स्टेट में भी बहुत सारे हमें संसाधन मिल जाए और वहाँ पर भी उत्पादन अच्छा हो जाए। इस आधार पर इसने हमें बोला कि अर्थव्यवस्था के अध्ययन में सहायक नहीं है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का इसमें हल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समस्या जैसे मंदी, मतलब मंदी की स्थिति के जब बाजार का न चलना आदि समस्याओं के निराकरण में व्यष्टि अर्थशास्त्र सफल नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसी समस्या के निराकरण में संपूर्ण अध्ययन आवश्यक होता है, संपूर्ण अध्ययन की आवश्यकता होती है। ये हमें बोल रहा है यहाँ पर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। ये बात तो सही है कि अगर हमारे देश में मंदी की स्थिति है, जैसे कि काम नहीं चल रहा है और एक उद्योग चल रहा है, तो क्या एक उद्योग पूरे देश के लोगों का भरण पोषण कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो ये बोला इसने कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या, देश विदेश की राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या होती है, उस समस्या का समाधान केवल व्यष्टि स्तर पर नहीं लगाया जा सकता। उस समस्या का समाधान करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। सभी को आगे लाना होगा, जब अर्थव्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है। एक व्यक्ति, फर्म, परिवार से अर्थव्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। फिर अगला है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अवास्तविक मतलब जिसको माना नहीं जा सकता, जो वास्तविक जीवन में कभी देखने को नहीं मिलती, जैसे पूर्ण रोजगार या पूर्ण प्रतियोगिता। ये बोल रहा है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं सभी को काम मिल जाए, वह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। और पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर अगर 5 व्यापारी है तो 5 ही व्यापारी एक ही प्रकार की वस्तु का विक्रय करते हैं, एक ही रंग की वस्तु का, एक ही कीमत पर। तो बोल रहा है कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तविक जीवन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। मतलब हम वास्तविकता में नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति से संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है या एक व्यक्ति के उपभोग का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स, सीमित प्रयोग। कुछ समस्याओं के विश्लेषण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे धन का वितरण, अतः सीमित क्षेत्र में ही इसके द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। मतलब कि ये बोल रहा है कि इसका प्रयोग सीमित है, दिन पे दिन इसका प्रचलन या इसको प्राथमिकता कम दी जाने लगी है, क्योंकि इसके आधार पर हम पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजन नहीं ले सकते। एक उद्योग का हमने अध्ययन किया और उसकी आय देखी कि हाँ भाई ये सालाना या प्रतिवर्ष इतना टन उत्पादन करता है और इतनी आय कमा लेता है, तो क्या दूसरे उद्योग के लिए भी ये आइडिया लगाना सही है? क्या नहीं है। तो कहा गया है कि इसका प्रयोग सीमित है, दिन पर दिन इसका प्रयोग कम होता जा रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र का बढ़ता जा रहा है। तो आया समझ में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के गुण, मतलब इसके लाभ, इसके महत्व, और इसकी सीमा मतलब इसके दोष। अब अगर किसी भी पॉइंट्स को लेकर डाउट होता है, चाहे वो गुण वाला पॉइंट हो चाहे दोष वाला पॉइंट हो, बिल्कुल बेहिचक आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उस डाउट को दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।